मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना लेट करते हुए हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेड। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्लिप की गणना करने का सही सूत्र क्या है? स्लिप की गणना करनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है एस बराबर एनईएस माइनस एनआर अपॉन एनईएस गुणे 100। ये स्लिप निकालने का फार्मूला होता है। तो ये मैच कर रहा है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक वोल्टेज 11 केवी और द्वितीयक वोल्टेज 415 वोल्ट है। यदि प्राथमिक करंट 10 एम्पियर है तो द्वितीयक करंट कितना होगा? हम जानते हैं एक फार्मूला होता है E1 अपान E2 बराबर I2 अपान I1। ये फार्मूला होता है। तो I2 निकालना है तो I2 बराबर हो जाएगा E1 अपान E2 इंटू I1। क्लियर? इस पे मान रखते हैं 11,000 वोल्ट अपॉन E1 415 वोल्ट गुणे 10। इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 265 एम्पियर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का क्या कार्य होता है? आर्क को बुझाना, संपर्क बिंदु को साफ करना, वोल्टेज को स्थिर रखना, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आर्क को बुझाना। क्लियर? तो यहां पे जो SF6 है इसका पूरा नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्या? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो आजकल आप सुन रहे होंगे GIS सिस्टम सब पावर हाउस बन रहा है। GIS गैस इंसुलेटेड सिस्टम के आधारित जो पावर हाउस बन रहे हैं तो वहाँ सारे गैस SF6 ही यूज हो रहा है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हीट ट्रांसफर, डायरेक्ट करंट कन्वर्जन, रेजोनेंस। तो हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होती है स्टेटर की। ध्यान दीजिएगा, स्टेटर में जो वाइंडिंग करते हैं तो इस तरीके से RYB। क्लियर? और इसके बीच में होता है क्या? रोटर। तो जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं, स्टेटर के वाइंडिंग में 3 फेज सप्लाई दिया जाता है तो यह एक RMF बनाता है। क्या बनाता है? RMF, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं NES। क्या बोलते हैं? NES, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। और यह स्पीड जो होती है वो इमेजिनरी होती है, यानी कि काल्पनिक स्पीड होती है। वास्तविक स्पीड तो होती है रोटर की, NR। वास्तविक स्पीड क्या होती है? NR, रोटर की। और NS और NR में जो डिफरेंस होता है वो जिम्मेदार होता है स्लिप। क्या जिम्मेदार होता है? स्लिप। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे इसमें हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं या सप्लाई देते हैं तो इसमें एक RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है।
इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रोटर भी आता है, तो इसके फ्लक्स को काटेगा, यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। करंट प्रोड्यूस होने पे यहाँ भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो एक ही स्थान पे दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टेटर में और एक रोटर में, तो पारस्परिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक टॉर्क पैदा हो जाता है, जिससे आपका रोटर घूमने लगता है। क्लियर? यही 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल होता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को बिना लोड के चलाया जाता है तो इसका स्लिप लगभग कितना होगा? नॉर्मली बात करें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्लिप होता है वो 2 से 5% होता है। कितना होता है? 2 से 5% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति 1500 आरपीएम पर है, 1500 आरपीएम है और रोटर की गति 1470 आरपीएम है, तो मोटर का स्लिप प्रतिशत क्या होगा? अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, S बराबर NS माइनस NR अपॉन NS गुणे 100। क्लियर? तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30 अपॉन 1500 गुणे 100। 2020 15 दूना 30, तो कितना आ गया? 2%। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक इंडक्शन मोटर 60 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चल रही है, इसके पोलों की संख्या 4 है, तो इसकी सिंक्रोनस गति क्या होगी? सिंक्रोनस गति निकालने के लिए फार्मूला है NS बराबर 120 F अपान P। ये फार्मूला है 120, F का मान यहाँ पे 60 दिया है, P का मान है 4। तो 4 3 12 हो जाएगा 30 और 3 छक 18, यानी कि 1800 आरपीएम। ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि यहाँ पे ये हर्ट्स नहीं दिया होता, ये हर्ट्स की वैल्यू ना दिया होता, तो ये 50 मानते और 50 पे जो आरपीएम आता वो 1500 आरपीएम आता। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आप इस वीडियो को जहां से देख रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? इंडक्शन मोटर में विकसित टॉर्क का फार्मूला क्या है? जो टॉर्क विकसित होता है इंडक्शन मोटर में, उसका फार्मूला ये होता है कि समानुपात S अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। T समानुपात S अपान R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी इंडक्शन मोटर में स्लिप बढ़ती है तो टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो संबंध होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T समानुपात S। तब जब स्लिप बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 फेज सिस्टम में प्रत्येक फेज के बीच का फेज एंगल कितना होता है? 3 फेज सिस्टम कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, R, Y और B। इन तीनों के बीच जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर यहीं पे हम बात करते कि 2 फेज है, तो 2 फेज के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री 2 फेज के बीच, और 3 फेज के बीच में कितना? 120 डिग्री। क्लियर? अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिएगा, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में किस कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट समान होते हैं? तो यहाँ पे हम बात करें 2 कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार और एक होता है डेल्टा। तो स्टार में जो होता है
वो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, जबकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। क्लियर। और स्टार में जो वोल्टेज की संबंध होता है वो वोल्टेज का संबंध होता है VL बराबर √3 VP। इसी तरीके से डेल्टा में लाइन का जो संबंध होता है IL बराबर √3 IP। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे फेज करंट और लाइन करंट किसमें समान होगा? स्टार कनेक्शन में। और स्टार कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। क्लियर। संभाल के रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोनों में अगर हम पावर की बात करें तो दोनों में जो पावर होता है वो P बराबर होता है √3 VL IL cos phi। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक एसी सर्किट में रूट मीन स्क्वायर यानी कि आरएमएस वोल्टेज का सही सूत्र क्या है? हम लोगों ने एक देखा केपी बराबर जो होता है यानी कि पीक फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बटा आरएमएस वैल्यू, और केपी का मान होता है √2। केपी की वैल्यू क्या होती है? √2। तो यहाँ से वी आरएमएस जो मिलता है हमें वो मिलता है मैक्सिमम अपान √2। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? मैक्सिमम अपान √2। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी आर एम एस बराबर BM अपान √2। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक एसी स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम और जो फ्रीक्वेंसी में संबंध होता है तो T बराबर होता है 1/f। तो ये हो जाएगा 1/50। इसको हल करेंगे, यह जाएगा 0.02 सेकेंड। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहीं पे अगर थोड़ा सा एडवांस जाएगा तो इसी को लिख सकता है 20 मिली सेकेंड। क्या? 20 मिली सेकेंड। कहीं कहीं क्वेश्चन सेकंड में ऑप्शन देता है और कहीं कहीं मिली सेकंड में देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। साइन वेव एसी सिग्नल का औसत मान किसके बराबर होता है? तो जो एवरेज वैल्यू होता है यानी कि वी एवरेज वैल्यू बराबर होगा मैक्सिमम गुणे 0.637, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी एसी सर्किट में सक्रिय शक्ति यानी कि एक्टिव पावर 500 वाट और दृष्टि शक्ति यानी कि अपरेंट पावर 600 VA है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो एक त्रिभुज बनता है कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। अपरेंट पावर है 600 VA जबकि एक्टिव पावर है 500 वाट। कह रहा है कि पावर फैक्टर होगा तो cos phi बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी कि 500 बटा 600। तो ये 2 0 कट गया, या गया 0 बढ़ जाएगा 50, 6 के 48, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 0.833। इस त्रिभुज से आसानी से आपका पावर फैक्टर निकल गया, क्योंकि cos phi बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार 500 है, कर्ण का मान 600 है। इस तरीके से हल करने पे 0.833 आ गया। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। BIS द्वारा निर्धारित न्यूनतम इंसुलेशन प्रतिरोध रेजिस्टेंस 500 वोल्ट मेगा टेस्ट में कितना होना चाहिए? 0.5 मेगा ओम, 1 मेगा ओम, 1.5 मेगा ओम, 2.0 मेगा ओम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है,
1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। अगर 500 वोल्ट मेगा टेस्ट से किया जा रहा है तो इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। VIS नियमों के अनुसार किसी घरेलू सर्किट में अधिकतम कितने उपकरण एक ही सर्किट में जोड़े जा सकते हैं? 5, 10, 15, 20। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 10। क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लाइट फैन देखें यानी कि बत्ती पंखा देखें, ये पावर देखें, तो बत्ती पंखे में आप 800 वाट एक सब सर्किट में या 10 पॉइंट BIS के अनुसार आप किसी उप परिपथ में जोड़ सकते हैं। और पावर के उप परिपथ में 3000 वाट या 2 पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एक जो सब सर्किट होता है, अगर पावर लाइट फैन का है तो 800 वाट 10 पॉइंट, और पावर का है तो 3000 वाट या 2 पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक MCCB मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, कहीं कहीं एग्जाम में पूरा नाम पूछ लिया जाता है, MCCB का पूरा नाम क्या होता है? तो मोल्डेड के एक सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल ओवरलोड सुरक्षा प्रदान करना, केवल शॉर्ट सर्किट सुरक्षा प्रदान करना, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करना, वोल्टेज को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करना, ये MCCB का कार्य होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में किस प्रकार की ट्रिपिंग तकनीक उपयोग की जाती है? जो MCB ट्रिप हो जाती है वो उसमें जो तकनीक अपनाई जाती है वो क्या होता है? थर्मल और मैग्नेटिक, केवल थर्मल, केवल मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, थर्मल और मैग्नेटिक दोनों प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है किसमें? MCB में। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये RCCB का पूरा नाम मुख्य रूप से किस प्रकार के फॉल्ट के लिए उपयोग किया जाता है? ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, ओवर वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थ फॉल्ट के लिए RCCB यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। रोटर में स्लिप का मान 1 होने का क्या तात्पर्य है? रोटर स्टैंड स्टिल स्थिति में है, रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है, मोटर बहुत अधिक लोड पर चल रही है, रोटर सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर घूम रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रोटर स्टैंड स्टिल स्थिति में है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। DC मोटर की स्पीड को आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल द्वारा कैसे बदला जा सकता है? वोल्टेज बढ़ाकर स्पीड घटाई जाती है, वोल्टेज घटाकर स्पीड बढ़ाई जाती है, वोल्टेज बढ़ाकर स्पीड बढ़ाई जाती है, क्योंकि एक संबंध होता है N समानुपाते V। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वोल्टेज बढ़ाकर स्पीड बढ़ाई जाती है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 वाट मीटर पद्धति का उपयोग किस प्रकार के सर्किट में 3 फेज पावर मापने के लिए किया जाता है? केवल स्टार कनेक्शन, केवल डेल्टा कनेक्शन, केवल बैलेंस सर्किट, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों सर्किट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बैलेंस और अनबैलेंस दोनों प्रकार के सर्किट में 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर को मेजर किया जा सकता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। यदि कोई लोड बैलेंस और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा हो तो 2 वाट मीटर की रीडिंग्स का संबंध क्या होगा? जब भी आपका पावर फैक्टर यूनिट होगा तो उस कंडीशन में दोनों की रीडिंग बराबर होगी।
W1 बराबर W2। जो दोनों वाट मीटर लगे हैं दोनों की रीडिंग बराबर होगा उस कंडीशन में जब पावर फैक्टर का मान 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, W1 बराबर W2। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी बैलेंस 3 फेज लोड का पावर फैक्टर 0.5 है तो 2 वाट मीटर में से एक की रीडिंग क्या होगी? दोनों बराबर होंगे। 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 होगी, 1 वाट मीटर की नेगेटिव रीडिंग देगा, पावर फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 वाट मीटर नेगेटिव रीडिंग देगा। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। एक फार्मूला है कि फाइव बराबर 10 इनवर्स W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2, लेकिन यहाँ पे √3 होगा। क्लियर। अब कह रहा है कि 0.5 है, तो 0.5 की बात करें यानी कि 1/2। 1/2 जो कॉस में मिलेगा आपको वो cos 60 डिग्री में मिलेगा। क्लियर। तो 5 माने 60 आ गया, तो यहाँ पे 1060 का मान इधर 10 आएगा, तो √3 बराबर √3 W1 माइनस W2 अपान W1 प्लस W2। तो √3 से √3 कट जाएगा, इधर आ जाएगा आपका W1 प्लस W2 बराबर W1 माइनस W2। तो W1 कट गया, तो W2 दोनों एक दूसरे के बराबर, लेकिन सिंबल क्या है? माइनस। दोनों बराबर होंगे लेकिन एक निगेटिव रीडिंग दे रहा होगा, इसलिए ऐसा ही है, 1 वाट मीटर निगेटिव रीडिंग देगा। क्लियर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।